तो हेलो एंड वेलकम बैक यू ऑल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उत्तराखंड पीसीएस के लिए अगर आप मीन्स आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो 12 ऐसे कौन से मुख्य बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज हम उसके अगले चरण की बात करेंगे कि एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड आंसर कैसे लिखा जाता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब है प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के साथ जो आंसर दिया जाता है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड आंसर। अब क्योंकि आप यूपीएससी या फिर पीसीएस जैसे एग्जाम अगर देंगे तो उसमें आपका आंसर जो है वो काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए। दोस्तों, इन परीक्षाओं में आपका सिलेक्शन जो है वो नॉलेज बेसिस पे नहीं होता है, बल्कि इस बेसिस पे होता है कि आप अपनी नॉलेज को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं। और जो टॉपर्स हैं और अन्य एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच भी जो फ़र्क होता है वो नॉलेज का नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही पढ़ रहे होते हैं, सेम बुक्स ही होती हैं उनकी। जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, रमेश सिंह है। तो ऐसा क्या अलग चीज़ वो करते हैं जिससे उनके मेंस में अच्छे नंबर आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि एक अच्छा आंसर हम कैसे लिखेंगे, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के साथ साथ में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये सब भी जानेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सैम्पल क्वेश्चन भी दिखाऊंगी जिसका हम आंसर भी देखेंगे कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है हमें। वो एक एग्जाम्पल रहेगा आपके लिए, तो आप उसको एक मॉडल आंसर की तरह यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आंसर राइटिंग आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, जो आपके मार्क्स होते हैं वो आपकी नॉलेज के प्रेजेंटेशन पे बहुत ही डिपेंड करते हैं। इसी के साथ आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस है और क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है वो आपकी डेवलप होती है आंसर राइटिंग से। इसी के साथ जो यूपीएससी मेंस या फिर पीसीएस मेंस वाले एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए आंसर राइटिंग एक इसेंशियल स्किल मानी जाती है कि आपको एक अच्छा आंसर लिखना आना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप एक एसडीएम, डीएम या फिर बड़ी पोस्ट पे चले जाएंगे तो आपको जन सामान्य की समस्याएं समझनी होंगी, उनके कारण जानने होंगे, उनके समाधान भी देने होंगे। तो आपको इन सब चीज़ों के जो शॉर्ट और स्ट्रक्चर्ड रूप होते हैं उन्हें प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो आयोग आपकी उसी स्किल को आंसर राइटिंग के रूप में टेस्ट करता है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं। तो आप क्या इन सभी चीज़ों को बैलेंस कर पाने में समर्थ हैं या नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आयोग जो है वो सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं देखता है, वो देखता है कि क्या आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से सोच पाते हैं या नहीं, क्या आप क्रिटिकल एनालिसिस कर पाते हैं या नहीं, या क्या आप बैलेंस्ड तरीके से लिखते हैं, क्या आप अलग अलग डायमेंशंस में सोच पा रहे हैं या नहीं। तो ये सब चीज़ें आपका आयोग देखता है आपके आंसर राइटिंग में। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को आंसर राइटिंग बहुत मुश्किल लगती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि उन्हें कहाँ से शुरू करना है, या फिर दिमाग में आइडियाज तो होते हैं लेकिन एक स्ट्रक्चर नहीं होता। साथ ही मल्टी डायमेंशनल उनकी थिंकिंग डेवलप नहीं हो पा रही होती है, तो इसलिए भी वो आंसर राइटिंग नहीं कर पाते। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मुश्किलें आपकी आती रहेंगी, लेकिन आपको मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से आपकी डाउट्स सारे क्लियर करती रहूँगी कि एक अच्छा आंसर आप कैसे लिखेंगे। जितनी भी आपकी मेंस से संबंधित क्वेरीज हैं उन्हें मैं अपनी वीडियोस में कवर करती रहूँगी। तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियोस को। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यूपीएससी या फिर पीसीएस का आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो उसका एक आइडियल स्ट्रक्चर वो कैसा होता है। दोस्तों, इसमें मेन जो पिलर्स होते हैं वो 3 पिलर होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये आपने लगभग सारे टॉपर्स से सुना होगा कि हम इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन इन 3 पार्ट्स में ही अपना आंसर लिखते हैं। अब जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपके आंसर का 10 से 15% होता है, बॉडी जो होती है 70% होती है और कंक्लूजन जो होता है वो 10 से 15% का होता है। तो आपको ये रेशियो ध्यान में रखना है। तो ये 3 पिलर्स जो होते हैं ये आपके आंसर को इन्हेंस करने में बहुत ही मदद करते हैं। साथ ही आपका प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर हो जाता है इससे। जैसे आप मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यानी कि अर्बनाइजेशन के जो चैलेंजेस हैं वो आपको लिखने हैं। अब पहला उम्मीदवार है जो वो सोचता है कि अरे मुझे तो सब पता है, पॉल्यूशन होता है, स्लम्स होती हैं, उसे बस आंसर लिख देना होता है। लेकिन वो जो आंसर है उसका वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उसमें कोई हेडिंग नहीं, कोई डायग्राम नहीं है। और वहीं एक दूसरा उम्मीदवार है वो सोच रहा है कि मेरे पास नॉलेज है,
अब मैं उसे अच्छे तरीके से एग्जामिनर तक कैसे पहुंचाऊं, कि मैंने जो सब पढ़ा है उसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो वो क्या लिखेगा, एक क्रिस्प इंट्रोडक्शन देगा, कुछ हेडिंग्स उसने यूज की होंगी, डायमेंशंस उसने खोले होंगे कई तरह के, डायग्राम एक आधा बनाया होगा, साथ में एक अच्छा सा सॉल्यूशन भी दिया होगा। तो ये क्या होगा, और लास्ट में उसने एक अच्छा पॉजिटिव कंक्लूजन भी दिया होगा। तो अब आप ही बताइए कि किसके अच्छे मार्क्स आएंगे। डेफिनेटली जो दूसरा उम्मीदवार है उसी के, क्योंकि उसने अपने आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। जितना भी उसने पढ़ा, भले ही उसने कम पढ़ा हो, लेकिन अपने आंसर को उसने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, जिससे क्या हुआ, एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी हुई, उसका पढ़ने में इंटरेस्ट भी बढ़ा। और जो एग्जामिनर होता है उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, क्योंकि उन्हें बहुत ही कॉपीज चेक करनी होती हैं। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड, क्लियर और मैच्योर थिंकिंग वाला आंसर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 पिलर्स मैंने आपको बताए, ये आपको अपने आंसर में ध्यान देने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है इंट्रोडक्शन हमें कैसे लिखना है। अब आप देखिए कि इंट्रोडक्शन में पहले तो क्या होना चाहिए, हम इस बात पे बात करेंगे। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको 2 से 3 लाइनों में या फिर मैक्सिमम 4 लाइनों तक आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए। सीधे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपको इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है इंट्रो में। उसके साथ कॉन्टेक्स्ट, डेफिनेशन और डेटा या फैक्ट आपको कुछ मिल रहा है तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में उसे डालना है। और एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे कि हम कैसे इन चीज़ों को अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि आंसर राइटिंग जो है एक रेसिपी है, और उसके लिए आपको अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक अच्छा आंसर बनाने के लिए आपको अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए। तो ये जो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन है, ये आपके मुख्य 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जो इंट्रोडक्शन होता है दोस्तों, वो आपके आंसर का पहला टेस्ट है। आप समझ जाइए कि ये जो है, जैसे आप कोई भी अच्छी डिश का पहला बाइट लेते हैं ना, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है उसको खाने में, तो वैसे ही जो इंट्रोडक्शन है उसका यही काम होता है। और आपका इंट्रोडक्शन पढ़ के भी एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि आपका आंसर एवरेज है या फिर प्रॉमिसिंग है। तो उसके नंबर भी आपके काफ़ी डिसाइड करते हैं इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखने की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो इसकी कुछ 4 से 5 टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहला जो है डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। अब वो कैसे लिखते हैं, अब आप देखिए कि एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल हम ले लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, यानी कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण और उसके भारत पर प्रभाव। मान लिया ये सवाल आता है, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, ग्लोबलाइजेशन की। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, विचारों और संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान बढ़ता है। भारत इसके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक असर को गहराई से महसूस कर रहा है। तो ये क्या हो गई, एक डेफिनेशन हो गई ना, एक परिभाषा हो गई। तो आप अपने आंसर को शुरू करने के लिए कोई एक परिभाषा का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब अगला जो टेक्निक है वो है डेटा या फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन, यानी कि उसमें कोई डेटा या फैक्ट हम डालेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई सवाल आता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें हम क्या इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो उसमें हम लिखेंगे, जैसे हमने आईपीसीसी की एक रिपोर्ट दे दी, जैसे आईपीसीसी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, जिससे चरम मौसम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और भारत भी इससे गहरे रूप से प्रभावित है। ठीक है, तो अब ये जो आपका इंट्रोडक्शन था, इसमें क्या था, इसमें एक फैक्ट था, एक रिपोर्ट थी जो कि काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती है। तो ये जो चीज़ें आप दे रहे हैं ना, ये इसका नाम जो दे रहे हैं, संस्था का नाम दे रहे हैं, तो इससे आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एग्जामिनर को लगता है कि ये आंसर काफ़ी अच्छा लिखा गया है, ऑथेंटिसिटी से लिखा गया है, रिपोर्ट दी है बच्चे ने, तो आपने अच्छी स्टडी की होगी ना, इससे ये पता लग रहा है कि बच्चे ने काफ़ी अच्छी स्टडी कर रखी है, रिसर्च बेस्ड है। ठीक, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। अब तीसरा जो टेक्निक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड इंट्रो, यानी कि संवैधानिक रूप से जो लिखा जाता है वो आपका कहलाएगा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड इंट्रोडक्शन।
अब जैसे मान लिया कोई सवाल आता है विमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण पे यदि कोई प्रश्न आता है तो हम क्या लिखेंगे? हम शुरू ऐसे करेंगे कि भारत का संविधान अनुच्छेद 14, 15 और 16 के माध्यम से लैंगिक समानता की गारंटी देता है, पर वास्तविकता में महिलाएं अनेक चुनौतियों का सामना करती हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, कैसा? कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड। ठीक है, इजी है। आपको क्या करना है, आपने पॉलिटी की बुक जैसे पढ़ी है तो उसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो आप अपने आंसर में उन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथा जो टेक्निक है वो है हिस्टोरिकल एंगल इंट्रोडक्शन। मान लिया कोई क्वेश्चन आता है फेडरलिज्म इन इंडिया यानी कि संघवाद पे कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप लिखेंगे कि भारत का संघात्मक ढांचा स्वतंत्रता के बाद विविधता में एकता के सिद्धांत पर आधारित रखा गया, जिसे समय समय पर मजबूत किया गया है। तो ये क्या हो गया? हिस्टोरिकल, यानी कि आपने बात करी ना इसमें कि ये स्वतंत्रता के बाद समय समय पर, तो ये क्या है? ये हिस्टोरिकल इसका एंगल दिखा रहा है ना, तो ये चीज हो गई आपकी हिस्टोरिकल एंगल इंट्रोडक्शन। तो ये आप मतलब इस तरह के एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन आते हैं आपके, जो आपका पहला चैप्टर है पॉलिटी का लक्ष्मीकांत में, जो आपके संविधान का इतिहास है ना, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है संविधान की, उसमें इस एंगल को आप यूज कर सकते हैं। पांचवा जो टेक्निक है वो है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। अब कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्या होता है? जैसे मान लिया कि कोई क्वेश्चन आता है आपका कृषि संकट पे, एग्रेरियन क्राइसिस पे, ठीक है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? शुरू ऐसे करेंगे आप अपना आंसर कि बीते वर्षों में बदलते मॉनसून पैटर्न, लागत बढ़ने और एमएसपी मुद्दों ने भारत में कृषि संकट पे बहस को और तेज कर दिया है। अब ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट, ये कैसा कॉन्टेक्स्ट हो गया? ये हो गया आपका एग्रेरियन, जैसे कि ये जो चर्चा में चली होगी ना ये बात, कि कुछ टाइम से मतलब ऐसा हो रहा है, हमारी कृषि पे ये चीजें हो रही हैं, तो आपने कॉन्टेक्स्ट दिखा दिया अपने आंसर में। ठीक है, और साथ में आपने क्या दिया? मॉनसून का, लागत का और एमएसपी, इन तीनों का आपने कॉन्टेक्स्ट दिया है अपने आंसर में, तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रो। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो बात हमने करी कि हमें अपने आंसर में क्या क्या चीजें डालनी है, मतलब इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या चीजें डालनी है। अब हम ये बात करेंगे कि हमें अपने इंट्रोडक्शन में क्या नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आपके काम की बात है कि क्या नहीं लिखना है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको लंबी कथा कहानियां नहीं लिखनी है, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट बातें आपको नहीं करनी है, कोई भी कोट आपको पता है तो आपको उसको मिसयूज नहीं करना है कि मान लिया किसी और से रिलेटेड था और आपने अपने आंसर में डाल दिया है सिर्फ इसलिए कि आपको याद था, ऐसा नहीं करना है। इररिलेवेंट जानकारी आपको नहीं देनी है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन में आपको ये सब नहीं लिखना, तभी आपका इंट्रोडक्शन जो है वो बढ़िया बन के आएगा कि आपने कॉन्टेक्स्ट से ही अपने आंसर को लिखा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि बॉडी कैसे लिखनी है। अब बॉडी लिखने के जो होते हैं वो 4 गोल्डन मेथड्स होते हैं, जो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। अब पहली मेथड जो है बॉडी, जैसे आप जानते ही होंगे कि आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद 2-3 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन खत्म किया, के बाद आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। आप बॉडी ऐसे लिखेंगे नहीं कि इंट्रोडक्शन आपने हेडिंग डाल रखी है, नहीं, या बॉडी आपने हेडिंग डाल रखी है, ऐसा नहीं करना है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि ऐसे इंट्रोडक्शन आएगा आपका 2-3 लाइनों में, उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। तो बॉडी में आपको यहाँ पे अपनी बॉडी का जो कंटेंट है वो लिखना पड़ता है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन। अभी कंक्लूजन की भी हम बात करेंगे, पहले हम बॉडी की बात करते हैं। तो जो बॉडी का लिखने का मेथड है, उसकी सबसे पहली मेथड देखते हैं, डायमेंशन बेस्ड अप्रोच। ठीक है, अब डायमेंशन बेस्ड क्या होता है? कोई भी मान लिया क्वेश्चन आया है तो उसको आपको 5 से 7 डायमेंशन में तोड़ना है। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसको आपने, उसका सोशल एस्पेक्ट क्या है, उसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है, पॉलिटिकल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, हिस्टोरिकल क्या है, टेक्निकल क्या है, एनवायरमेंटल क्या है, या एथिकल क्या है, तो ये सब आपने देखना है। ठीक है, अब ये देखिए आप, आपका आंसर जो है वो कितने सारे डायमेंशन में खुल गया है, तो एग्जामिनर को भी लगेगा ना कि इसको काफ़ी नॉलेज है, इसने इसका सोशल एस्पेक्ट भी पढ़ रखा है,
एथिकल भी पढ़ रखा है, इकोनॉमिकल भी पढ़ रखा है। तो ये हो गया आपका डायमेंशन बेस्ड बॉडी। इसका हम अभी उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, तो अब अगले स्टेप पे चलते हैं, मेथड 2। ये है हेडिंग प्लस बुलेट पॉइंट्स। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, उसकी बजाय आपको लिखने हैं बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स आप बिंदुवार अपने आंसर में बॉडी को लिखेंगे। ठीक है, आपने जो भी कंटेंट लिखना है आपने बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, क्योंकि बुलेट पॉइंट्स एक तो पढ़ने में बहुत ही ईजी होते हैं, आपकी नज़र एकदम पड़ती है इन पे। अब आपने, हो सकता है कि आपने एक पैराग्राफ लिखा हो, उसमें अच्छी बातें भी लिखी हो, लेकिन एकदम से उस पर ध्यान जाता नहीं है, तो आपका जो मेहनत है आपकी वो बेकार चली जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दें बिल्कुल, ताकि एग्जामिनर के पढ़ने में भी आसानी हो, और ज़्यादा इफेक्टिव भी ये माने जाते हैं। अब जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं इसका। मान लिया अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस आए। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, शहरीकरण की चुनौतियां अगर क्वेश्चन आया है तो इसमें आप हेडिंग डालें। पहले तो शहरीकरण का इंट्रो लिखेंगे कि ये शहरीकरण होता है, या फिर कोई रिपोर्ट लिख लेंगे। उसके बाद जब आप बॉडी शुरू करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे कि शहरीकरण की मुख्य मुख्य चुनौतियां निम्नवत हैं। तो आप उसमें क्या लिखेंगे, अब हेडिंग डालेंगे आप। पहली हेडिंग आपने डाली सामाजिक चुनौतियां। फिर जैसे आपने सामाजिक चुनौतियों में लिखना शुरू किया, जैसे माइग्रेशन बढ़ना, स्लम्स का विस्तार, क्राइम रेट बढ़ना, ये सब क्या हो गई, सामाजिक चुनौतियां। फिर वैसे ही अगली हेडिंग आप डालेंगे, उसमें आप लिखेंगे ये तो हो गई सामाजिक की। फिर दूसरी बारी आएगी आर्थिक की, तो आर्थिक में भी आप ऐसे ही लिखेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर की डिपेंडेंसी बहुत है, या अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो ये सब चीज़ें आप लिखेंगे अपनी हेडिंग वाइज, और ऐसे ही फिर ये चलता रहेगा। ऐसे ही तीसरा आपने लिखा, मान लिया लिखा आपने एनवायरमेंटल, बोलेंगे उसे पर्यावरणीय लिख दीजिए, पर्यावरणीय चुनौतियां हो गई। फिर वो भी ऐसे ही आएगा, तो वो भी ऐसे ही खुलेंगे। तो ये हो गया आपका हेडिंग प्लस बुलेट पॉइंट्स। ठीक, अब तीसरा जो मेथड है वो है फ्लो चार्ट, मैप्स और डायग्राम्स का यूज करना। अब ये जरूरी नहीं है कि हर आंसर में आपको डालना है, लेकिन जहां भी रेलिवेंट हो वहां आपको इन्हें यूज करना है ज्यादा से ज्यादा। जैसे अर्बनाइजेशन का ही हम उदाहरण ले लेते हैं, तो अर्बनाइजेशन से क्या क्या होता है ये स्टेप बाय स्टेप देखिए आप इस फ्लो चार्ट में डाला गया है। अर्बनाइजेशन होगा तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन का प्रेशर आएगा, उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो जाएगा, उससे क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, और लास्ट में जो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज पे पड़ेगा। तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस हो गई ना, कि इसका प्रभाव, फिर ये हुआ, फिर इसका ये हुआ, फिर अगला चरण ये बढ़ा, फिर इसका ये इम्पैक्ट पड़ा। तो ये एक फ्लो चार्ट के रूप में आपका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही आप, अगर कोई मैप का क्वेश्चन आता है, जैसे ज्योग्राफी में कोई मैप बेस्ड क्वेश्चन आया कि आयरन इंडस्ट्री के जहाँ जहाँ लोकेशन है इंडिया में वो आप दर्शा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी आयरन की इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं उनको आप ऐसे मैप्स में दिखा देंगे। ऐसे ही आप ज्योग्राफी में डायग्राम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका प्लेट विवर्तनिकी से कुछ आया तो आपने उसका 2 प्लेट्स बना के डायग्राम बना लिया। ठीक है, कि कहाँ पे कन्वर्जेंस होता है, कहाँ पे डाइवर्जेंस होता है। ठीक, तो ये सब हो गया आपका फ्लो चार्ट्स, मैप्स और डायग्राम बेस्ड बॉडी। ठीक, अब अगले चरण में हम चलते हैं। चौथी मेथड जो है वो है केस स्टडीज, कमिटीज और एग्जाम्पल्स को यूज करना। ठीक, अब ये आप अपने एग्जाम्पल में जितनी भी हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि इनसे एक ऑथेंटिसिटी प्रूव होती है, आपका जो आंसर है काफ़ी इन्हेंस्ड नज़र आता है। ठीक, और केस स्टडी आप जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं उससे आपका जो आंसर है जेनरिक नहीं लगता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाता है। ठीक है, तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब केस स्टडीज़ क्या होती हैं, केस स्टडी कैसे अपने आंसर में यूज़ करते हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताती चलूँगी। कमिटीज़ भी हम कैसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स हम कैसे लिख सकते हैं, ये सब मैं अपनी वीडियो में कवर करूँगी। तो आप कनेक्टेड रहिए। ठीक है, अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम केस स्टडी कहाँ से लाएंगे, केस स्टडी हमें डालनी कैसे है। केस स्टडी आपकी एथिक्स में बहुत ही काम आती हैं।
हाँ, तो अब हम बात करते हैं केस स्टडी कैसे लिखनी है। अब जैसे मान लिया अमूल का हम कोई उदाहरण दे रहे हैं, कोई सहकारी संस्थाओं से रिलेटेड कुछ आता है तो उसमें हम अमूल का उदाहरण दे सकते हैं। पीपीपी मॉडल का कुछ क्वेश्चन आया तो उसमें हम दिल्ली मेट्रो का उदाहरण दे सकते हैं, या फिर राजस्थान की भामाशाह स्कीम एक चलती है उसका उदाहरण दे सकते हैं, और केरल की हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट मॉडल में हम उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी आपको यूज़ करनी है, कमिटीज़ भी यूज़ करनी है। पॉलिटी में आपकी कमिटीज़ आप पढ़ते हैं तो उनका यूज़ आपको करना है। गवर्नेंस का कोई क्वेश्चन आता है उसमें आपको यूज़ करना है। तो ये हो गई आपकी बॉडी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कंक्लूज़न हमें कैसे लिखना है। अब देखिए आपको अपने कंक्लूज़न में पॉजिटिविटी, समाधान और बैलेंस्ड अप्रोच आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आपको नेगेटिव तरीके से ख़त्म नहीं करना अपना आंसर, ये है चुनौतियाँ हैं और सब कुछ खराब हो रहा है, सब बेकार हो रहा है, ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, आपको अपना कंक्लूज़न कैसे देना है कि ये चुनौतियाँ हैं, लेकिन इनका जो समाधान है वो भी संभव है इन तरीकों से। उसके बाद आपने ख़त्म कैसे करना है अपना कंक्लूज़न कि हम इन तरीकों से इस चुनौती से लड़ सकते हैं, ये चुनौती हल हो सकती है। इस तरीके से आपको अपना कंक्लूज़न देना है। ठीक है, उसमें मतलब आपकी पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए, नकारात्मकता नहीं झलकनी चाहिए। ठीक है, आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। आपका जो टोन है आपका होपफुल होना चाहिए, मतलब आशावादी होना चाहिए, लगे जिससे कि हाँ कुछ होगा, भविष्य में कुछ अच्छा होगा। ठीक, डुएबल सॉल्यूशंस देने हैं, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं देना है जो किया ही नहीं जा सकता। असंभव चीज़ें आपको नहीं बतानी है, केवल उतना ही बोलना है जितना हो सकता है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए आपका कंक्लूजन जो है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, लॉजिकल भी होना चाहिए। तो आपको डुएबल सॉल्यूशंस देने हैं। उसी के साथ गवर्नेंस और सिटीजन पार्टनरशिप आप अपनी कंक्लूजन में दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके कुछ टेम्पलेट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप एंड कैसे करेंगे उसके ये 3 छोटे एग्जांपल्स में लेके आई हूँ। जैसे मान लिया पहले आपने बॉडी वॉडी खत्म कर ली, उसके बाद फिर आप लास्ट में लिखेंगे कि सामूहिक प्रयास और दूरदर्शी नीति निर्माण से ये चुनौती हल हो सकती, या फिर समावेशी और सहभागी दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। टिकाऊ विकास ही भारत के भविष्य का आधार बन सकता है। ये मतलब ऐसे हो गए ना कि होपफुल है, हाँ मतलब कुछ हो सकता है, भविष्य में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, तो हमें अच्छा अच्छा लिखना है। ठीक, और ये डुएबल भी है कि हाँ मतलब ये किया जा सकता है। ठीक, अब कंक्लूजन में आपको क्या नहीं लिखना है वो देखिए। आप कोई नई जानकारी आपको नहीं देनी है। मान लिया आपने इंट्रोडक्शन भी लिख लिया, बॉडी भी लिख ली, अब ये इससे कनेक्टेड थी, इंट्रोडक्शन बॉडी से कनेक्टेड था या बॉडी इंट्रो से कनेक्टेड थी, अब लास्ट में आपने कुछ नई जानकारी दे दी पता नहीं कहाँ की, वो सब नहीं करना है आप। ठीक, नई जानकारी नहीं डालनी है। आंकड़े मिनिमम हो सके तो वो कीजिएगा, आंकड़े मत ही दीजिए आप। ठीक, कोई विवादित बात आपको नहीं लिखनी है, और बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको कंक्लूजन में, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है आपको। कंक्लूजन छोटे 2 से 3 लाइनों में खत्म कर देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो अक्सर एस्पिरेंट्स कर देते हैं। सबसे पहली मिस्टेक तो है इंट्रोडक्शन बहुत ही लंबा लिखना। वो सोचते हैं कि मान लिया कोई जैसे ग्लोबलाइजेशन ही है, उस पे अगर उनको ठीक ठाक नॉलेज होगी कि ग्लोबलाइजेशन तब हुआ शुरू, या फिर इसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन वगैरह उनको अच्छी खासी आती होगी, या फिर 2-4 उसके फैक्टर्स वगैरह पता होंगे, तो वो अपने इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ लिखाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ उतना ही देना है, आपको बस कॉन्टेक्स्ट देना है उसका। आपने बस अपने आंसर को शुरू करना है। जैसे आप अपना परिचय देते हैं, है ना, कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप अपना परिचय अपने नाम से शुरू करते हैं। ठीक, धीरे धीरे आप अपना इंटरेस्ट, हॉबीज तक चले जाते हैं, तो वो सब आपकी बॉडी में आ जाएगा। ठीक, तो आप इसी तरह अपने आंसर को भी रखेंगे कि उसका जो इंट्रोडक्शन होगा वो बहुत लंबा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो मिस्टेक है वो है कि सवाल की डिमांड को इग्नोर करना, यानी कि जो पूछा है वो ना दे करके, उसका आंसर ना दे करके आप किसी दूसरे ही क्वेश्चन का आंसर दे आए। ठीक है, मतलब वो जो पूछना भी नहीं चाह रहा था आप उसे बताएं, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तीसरी गलती जो है वो है एक ही डायमेंशन में लिखना। आपको कोई भी आंसर को एक ही डायमेंशन में नहीं लिखना है। ये जितने एस्पेक्ट्स आप खोल सकते हैं वो सब खोलने, जैसे मैंने शुरू में बताया था, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, एथिकल है, एनवायरमेंटल है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक, कंक्लूजन नहीं भूलना है बिल्कुल भी।
कंक्लूजन आपको अपने आंसर में जरूर लिखना है। अपनी चुनौतियाँ लिख दी, कोई क्वेश्चन में चुनौतियाँ आई थी, चुनौतियाँ लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। चुनौतियाँ लिखी हैं तो आपने उसका पहले समाधान भी देना है। समाधान देने के बाद छोटा सा 2 लाइनों में आपने कंक्लूजन भी लिखना है। ठीक, डायग्राम ना बनाना, ये भी मिस्टेक है। अब जैसे मान लिया कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो उसमें डायग्राम बनाना जरूरी है। ठीक है, तो क्या होता है, आपका आंसर काफी एनरिच हो जाता है। ठीक, अब पैराग्राफ्स की भरमार कर देना, कुछ बच्चे होते हैं पैराग्राफ ही पैराग्राफ, पैराग्राफ ही पैराग्राफ, ये सब लिखाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है आपको। बुलेट पॉइंट्स में जवाब देना है, क्रिस्प होना चाहिए आपका आंसर, एकदम एग्जामिनर की नज़र पड़े, उसे समझ में आ जाए, 2 से 3 मिनट में ही वो आपको मार्क्स देके आगे बढ़ जाए। ठीक है, या वेग बातें लिखना, वेग बातें मतलब जैसे इस तरह का सेंटेंस देना, समस्या बड़ी है, तो ये हो गई वेग बात। ठीक, ये आपको नहीं लिखनी। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पे हम बात करेंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, तो अब हम जैसे एक एक करके देखते जा रहे हैं कि हमें अपने आंसर्स कैसे इनहेंस करने हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें डालनी है। धीरे धीरे हम सीख रहे हैं कि एक अच्छा आंसर हमें कैसे लिखना है। तो अब आपको क्या करना है, यदि आपकी 2 से 3 महीने की तैयारी हो गई है, तो 2 से 3 महीने पढ़ाई में हो गए हैं, तो आप अब एक एक आंसर डेली लिखना चालू कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपने जो भी पढ़ा है आपको कितना उसका नॉलेज हुआ है, कितना आपने समझा है, वो चीज़ें आपको उससे पता चल जाएंगी। साथ ही आपका लिखने से क्या होगा, चीज़ें लंबे समय तक आपको याद भी रहेंगी, और उससे एक फ़ायदा और होगा कि आपकी जो आंसर राइटिंग है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आपको आंसर लिखना आ जाएगा। आप डेली अगर एक आंसर भी लिखते हैं तो आपके 1 महीने में 30 आंसर हो जाएंगे। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने आंसर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चलेंगे। जैसे आपने फिर एक दिन में 2 लिखने शुरू कर दिए। ठीक है, तो आप ऐसे करके धीरे धीरे आगे को बढ़ते रहेंगे। उसके अलावा जो आपको ध्यान देनी है वो ये बात है कि वो अपने आंसर में 1 से 2 डायग्राम जरूर देने हैं। ठीक है, जो भी आप अपना आंसर लिखेंगे उसमें अगर पॉसिबल हो तो आप 1 से 2 डायग्राम जरूर डालेंगे। उसी के साथ जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देने हैं। जैसे हमने पहले बात करी, जैसे कि केरल की योजना हो गई, कुटुंबश्री योजना चलती है ना केरल में, आप उसको उदाहरण के तौर पर डाल सकते हैं। वैसे ही हमने जो पहले बात की थी, केरल का मॉडल हो गया, तो ये सब चीज़ें आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। इसी के साथ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। अभी हम आगे देखते जाएंगे, जो सैम्पल आंसर मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं और कहाँ कहाँ हमें उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ठीक है, इसी के साथ जो अगली इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। जैसे कि 10 मार्कर जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको 7 से 8 मिनट लगाने हैं। 15 मार्कर जो आएंगे, अब ये यूपीएससी के लिए है, वैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि यूकेपीएससी के लिए आपको 4 मार्कर्स, 8 मार्कर्स और 10 मार्कर्स के लिए कितना कितना समय देना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी कि हम एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखेंगे। ठीक है? ये यूपीएससी के लिए है। यूपीएससी में 10 मार्कर्स भी आते हैं और 15 मार्कर्स भी आते हैं। इसमें आप 8 मिनट लगाने होते हैं। वैसे ही 15 मार्कर्स जो होते हैं उनमें आपको 10 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट। तो अब हम चलते हैं दोस्तों सैंपल आंसर की तरफ। ठीक है, अब इस आंसर को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं इसका। देखिए, प्रश्न अगर आपका ये आता है कि भारत में शहरीकरण से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और समाधान सुझाइए। ठीक है, मान लीजिए ये आपको 250 शब्दों में लिखना है। वो इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। डिस्कस द मेजर चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, पहले तो आप ये देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को आपको पार्ट्स में तोड़ना होता है। ठीक है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं वो कई पार्ट्स होते हैं, आपको हर एक पार्ट को अलग अलग संबोधित करना होता है ना। तो अब देखिए इसमें क्या क्या मेजर पार्ट्स हैं, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। ठीक, यानी कि आपको अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस लिखने हैं और सॉल्यूशंस देने। ठीक है, तो आपके ये 2 पार्ट में आंसर बनेगा। ठीक, अब हम देखते रहते हैं आगे को कि कैसे हम इस आंसर को लिखेंगे। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन मैंने लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन आपको लिखना नहीं है अपने आंसर में, ये आपके समझने के लिए मैंने लिखा है कि इंट्रोडक्शन अब यहाँ से शुरू होता है। एक इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि भारत विश्व की सबसे तेजी से शहरीकरण करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यूएन 2022 के अनुसार
2035 तक लगभग 43% भारतीय जनसंख्या शहरों में बसेगी, लेकिन मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों के उदाहरण दिखाते हैं कि तेज और अनियोजित शहरी विस्तार अनेक प्रशासनिक, पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां भी पैदा करता है। अब आप इस इंट्रो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, ठीक है। अब शहरीकरण से रिलेटेड सवाल था, तो इसमें हमने क्या डाला है, सबसे पहले तो हमने एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि देखिए जी, भारत जो है विश्व की सबसे तेजी से शहरीकरण करने वाली अर्थव्यवस्था है, ठीक। उसके बाद हमने क्या दिया, एक रिपोर्ट दे रखी है संयुक्त राष्ट्र की, ठीक। अब इससे क्या हो जाता है, ये रिपोर्ट देने से आपका जो आंसर है वो काफ़ी इनहेंस्ड लगने लगता है, ठीक है, और इसकी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ जाती है। तो आप अपने इंट्रोडक्शन में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप फैक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक फैक्ट हो गया, एक रिपोर्ट है। इस तरह से अब आप अपने आंसर को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब आपने यहाँ पर लिख दिया कि सामाजिक चुनौतियाँ और इस तरह की चुनौतियाँ ये पैदा करता है। अब आपका ये यहाँ से आगे को शुरू हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, बॉडी। अब बॉडी को कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं तो हम देखते जाते हैं कि कैसी कैसी चुनौतियाँ हैं। तो अब हम हेडिंग वाले पॉइंट का यूज़ करेंगे। हमने पहले पढ़ा था ना कि हेडिंग वाइज हम चीज़ों को लिखेंगे बॉडी में और बुलेट पॉइंट्स के साथ। तो ये हो गए बुलेट पॉइंट्स और ये हो गई आपकी हेडिंग। तो सबसे पहली हेडिंग आप डालेंगे कि बुनियादी ढांचे की चुनौतियाँ क्या हैं। अब जैसे मैंने इस प्रश्न में आपको ये बताया है आपका हेडिंग वाइज और बुलेट पॉइंट्स के साथ, इसी को आप डायग्राम फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो आपका, आपने देखा होगा कि बीच में जैसे आपने मुख्य कीवर्ड लिख दिया, उसके बाद आपने इधर उधर उसकी ब्रांचेस बना दी, तो इस तरह से भी आंसर लिखा जाता है। अब लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने डिटेल में ये आपकी बॉडी बना रखी है इसकी, तो आप देखते जाइए। अब देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, बुनियादी ढांचे की चुनौतियाँ, ठीक है। अब इसमें आप देखिए क्या क्या लिखा है हमने कि सार्वजनिक परिवहन पर भारी दबाव। अब ये इस हेडिंग की सब हेडिंग हो गई, ठीक है। ये सारी सब हेडिंग्स हैं। पहली हेडिंग है सार्वजनिक परिवहन पे भारी दबाव, तो बेंगलुरु में यातायात समय बढ़कर 82% से अधिक हो गया। अब ये इसका आपने एक रेफरेंस दे दिया टॉमटॉम इंडेक्स का, ठीक। ये रिपोर्ट किसकी थी, टॉमटॉम इंडेक्स की थी, तो आपने ये अपने उदाहरण में दे दिया। इसी तरह किफ़ायती आवास की कमी। अब आपने क्या लिख दिया कि मुंबई की में घरों की जो ऊंची कीमतों के कारण है धारावी जैसे बड़े स्लम्स विकसित हुए हैं। ऐसे ही आपने दिया जल सीवर नेटवर्क का ओवरलोड हो रखा है, तो चेन्नई का जो डे ज़ीरो क्राइसिस है 2019 में आया था, जल प्रबंधन की कमजोरियों को दर्शाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपने हेडिंग का प्रयोग किया, बुलेट पॉइंट्स का यूज़ किया और क्या लिखा, आपने लिखी फैक्ट्स, आपने रिपोर्ट्स दी। इससे आपका क्या होगा, एग्जाम्पल्स दिए। ये देखिए धारावी आपने एग्जाम्पल दिया ना, चेन्नई, तो ये क्या है, ये आपको एक अच्छी बॉडी दर्शाता है, ठीक है। अब अगले चरण की तरफ हम चलेंगे। अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि सामाजिक चुनौतियां, ठीक है। अब इसमें हम सामाजिक चुनौतियों में क्या लिखेंगे, स्लम्स का विस्तार है। जैसे धारावी मुंबई एशिया का सबसे बड़ा स्लम है जहां लाखों लोग कम आय वाले अनौपचारिक काम पर निर्भर हैं, ठीक। इसी तरह फिर अपराध दर में वृद्धि, वैसे ही प्रवासी जनसंख्या का अस्थायी बसाव। अपराध दर में वृद्धि, इसके उदाहरण में आप क्या लिखेंगे, दिल्ली और मुंबई, ठीक। वैसे ही प्रवासी जनसंख्या का अस्थायी बसाव कहाँ हुआ है, गुरुग्राम में, ठीक। वहां पर जो अनौपचारिक बस्तियां हैं वो तेजी से बढ़ी हैं, जिससे क्या होता है, सामाजिक तनाव पैदा होता है, ठीक। वैसे ही अब आप आगे बढ़ते जाएंगे, पर्यावरणीय चुनौतियां आप लिखेंगे। पर्यावरणीय चुनौतियों में क्या लिखेंगे आप, वायु प्रदूषण, आपने सब हेडिंग डाली वायु प्रदूषण। उसमें आपने क्या लिखा कि सभी 1.4 अरब भारतीय ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां PM 2.5 का प्रदूषण स्तर WHO की 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सुरक्षित सीमा से अधिक है। ये किसका रिपोर्ट है, ये है रिपोर्ट एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट है। तो आपने ये वायु प्रदूषण में डाल दी, तो ये आपका एक उदाहरण हो गया, ठीक। अब आपने अगला क्या लिखा, कचरा प्रबंधन की कमी, जैसे यमुना और साबरमती नदियों का आपने उदाहरण दे दिया। वैसे ही हरित क्षेत्र जो ग्रीन कवर है उसमें आपकी गिरावट आ रखी है, तो उसमें आप ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, इसका आप रिपोर्ट डालेंगे कि 2024 में हरियाणा में 32 हेक्टेयर प्राकृतिक वन और 12 हेक्टेयर वृक्ष आवरण घट गया, ठीक। अब ऐसे ही आप आगे चलेंगे, फिर हम लिखेंगे प्रशासनिक चुनौतियां। इसमें हम सब हेडिंग डालेंगे कि नगर निकायों की सीमित वित्तीय क्षमता, ठीक है। अब इसके उदाहरण में हम क्या देंगे, कई नगर निगमों का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन 50% से भी कम है,
वैसे ही हम लिखेंगे अर्बन ग्रोथ, उसमें हम लिखेंगे कि पटना मेरठ में नियंत्रित उपनगरीय विस्तार, ये हम अनकंट्रोल्ड पेरी अर्बन ग्रोथ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्रशासनिक चुनौतियां। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक चुनौतियों में हम क्या क्या लिखेंगे। ये आर्थिक चुनौतियां आपकी इन हेडिंग हो गई। इसकी जो सब हेडिंग्स होंगी वो होंगी अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता, ये इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंसी। तो उसके उदाहरण में आप लिखेंगे कि मुंबई जैसी मेगा सिटी में लगभग 60% से अधिक वर्कफोर्स जो है वो कहाँ है, अनौपचारिक क्षेत्रों में, जैसे कि डब्बा वाला, स्ट्रीट वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स। तो ये क्या हो गए आपके अनौपचारिक क्षेत्र। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जैसे तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच दिल्ली एनसीआर में लाखों प्रवासी मजदूर जो हैं वो निर्माण, डिलीवरी, सुरक्षा और अन्य कम वेतन वाले अस्थायी कार्यों में लगे हुए हैं। ये आपको छोटा सा क्रिस्प आंसर देना है, तो उसमें आप ये सब लिखेंगे। ठीक, और ये क्या है, एक अर्बन अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रमुख उदाहरण है। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी चुनौतियों की बात। अब चुनौतियां उसने पूछी थी, चुनौतियां आपने बता दी, लेकिन आपका आंसर यहाँ खत्म नहीं हो जाता। अब आपको सॉल्यूशंस भी देने हैं, तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि भारत के पास 2047 तक एक शहरी केंद्रित अर्थव्यवस्था यानी कि अर्बन ड्रिवन इकोनॉमी बनने का अवसर है, लेकिन इसके लिए शहरों को अधिक सुरक्षित, समावेशी, हरित और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना हो। आवश्यक समाधान निम्न प्रकार है। ठीक है, तो अब जैसे हमने पहले बात की थी कीवर्ड्स की, ठीक है, तो कीवर्ड्स तो क्या क्या हो जाते हैं, तो आप देखेंगे एक कीवर्ड हो गया आपका शहरी केंद्रित अर्थव्यवस्था, तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आप समावेशी, सुरक्षित, हरित, ये सब क्या है आपके कीवर्ड्स हैं। वैसे ही ऊपर भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट एक कीवर्ड है वैसे। ठीक है, अनकंट्रोल्ड पेरी अर्बन ग्रोथ ये भी एक कीवर्ड है, तो आपको इनको अंडरलाइन करना है। ठीक, तो आप कीवर्ड समझ गए। अब हम सॉल्यूशन पे दोबारा चलते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या क्या लिखेंगे, ने सॉल्यूशन का एक इंट्रो टाइप दे दिया है कि इस प्रकार से सॉल्यूशन है। आप सॉल्यूशन में क्या क्या लिखेंगे, जैसे पहला सॉल्यूशन आपने दिया सुव्यवस्थित शहरी नियोजन का यानी कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग। ठीक, ये एक सॉल्यूशन है। शहरीकरण को आप कैसे तब उसके लिए आप क्या समाधान दे सकते हैं, क्या समाधान दे सकते हैं आप, सुव्यवस्थित शहरी नियोजन का। ठीक है, जैसे कि आप इंदौर का उदाहरण दे सकते हैं। इंदौर का इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल, ये क्या है, भारत का सबसे सफल मॉडल में से एक है। वैसे ही दूसरा सॉल्यूशन आपने दिया कि स्मार्ट सार्वजनिक परिवहन, तो आपने लिखा कि दिल्ली मेट्रो का पीपीपी मॉडल प्लस लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक सफल शहरी परिवहन का उदाहरण है। ठीक है, वैसे ही आप लिखेंगे किफ़ायती आवास यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको आप उदाहरण के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो पीएमएवाई अर्बन ने 1.2 करोड़ से अधिक घर सैंक्शन किए हैं। ठीक, वैसे ही आप अगला सॉल्यूशन जो देंगे वो है हरित प्रयास यानी कि ग्रीन इनिशिएटिव्स। तो मुंबई का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और अर्बन फॉरेस्ट यानी कि मियावाकी मॉडल जिसको हम बोलते हैं, ये एक जापानीज मॉडल है, तो इसका उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक, वैसे ही जल प्रबंधन यानी कि सक्सेसफुल वाटर मैनेजमेंट, गुजरात के सूरत ने 24/7 जलापूर्ति का मॉडल बनाया है। ये क्या हो गए आपके सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशन, एग्जाम्पल के साथ सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिए हैं, आपने केस स्टडी भी दी है, ये सब केस स्टडीज हैं, जैसे गुजरात का मॉडल है, मुंबई का मॉडल है, इंदौर का मॉडल है, तो ये क्या हो गई केस स्टडी और साथ में कुछ उदाहरण, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो। अब बात करते हैं हम कंक्लूजन की। कंक्लूजन कैसे देंगे आप, कंक्लूजन में आप होपफुल टोन रखेंगे, ये हमने पहले देखा था, एक ऑप्टिमिस्टिक आपका थॉट जनरेट होना चाहिए ना? तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि स्वच्छ परिवहन, सस्ती आवासीय सुविधाएं, प्रभावी कचरा प्रबंधन और हरित अवसंरचना को बढ़ावा देकर भारत SDG 11, SDG 6, SDG 9, SDG 13 को भी प्राप्त कर सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ते हैं ना, SDG गोल्स, तो इन गोल्स का उदाहरण अपने कंक्लूजन में दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, काफ़ी आपका आंसर जो है ऑप्टिमिस्टिक नज़र आता है। ठीक है, इससे लगता है कि हाँ
भविष्य में कुछ किया जा सकता है, कुछ अच्छी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, अच्छे उपायों को हम लागू कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे आंसर में एक पॉजिटिविटी झलकेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों आंसर राइटिंग। अब आपको समझ में आ गया होगा, हमने जैसे देख भी लिया एक मॉडल आंसर, आपने कैसे कैसे अपना आंसर शुरू करना है, कैसे बॉडी लिखनी है, कैसे कंक्लूजन लिखना है। अब ये तो जैसे आपका जीएस का क्वेश्चन है, ऐसे ही हम आगे देखते रहेंगे, हम उत्तराखंड के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ही। तो हम उसमें देखेंगे कि हम इकोनॉमिक सर्वे को लेके आएंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में हम कैसे जो रिपोर्ट्स हैं उनको यूज़ करेंगे। ठीक, तो उत्तराखंड का भी एग्जाम्पल हम आगे आने वाली वीडियोस में लेंगे। तो दोस्तों अब आपके लिए यही मैसेज है मेरा कि स्ट्रक्चर्ड, क्लियर और सॉल्यूशन ओरिएंटेड आंसर राइटिंग इज द की टू यूपीएससी सक्सेस, यूकेपीएससी सक्सेस। ठीक है, सेम ही बात है, कहीं भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस है, चाहे अपर पीसीएस है, या फिर आपका आरओ एआरओ है, एफआरओ है, कोई भी एग्ज़ाम है, यूपीएससी है, वहाँ सबका जो आंसर राइटिंग का टेक्निक होता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, आपको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन में लिखना होता है। तो वो आपका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। अब अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप खबरीबंधु.com पे विजिट कर सकते हैं। खबरीबंधु.com ये मेरी अपनी ही साइट है, इसमें हम न्यूज़ वगैरह डालते हैं डेली। तो अगर आपको न्यूज़ वगैरह पढ़ने का इंटरेस्ट रखते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। साथ में हमने एक कैटेगरी इसमें स्टूडेंट के लिए भी बना रखी है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन, तो आप वहाँ जा कर के एग्ज़ाम रिलेटेड टिप्स भी देख सकते हैं। तो भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि एक डेडिकेटेड साइट हम एजुकेशन से रिलेटेड आपके लिए बना पाएँ। ठीक है, फिलहाल के लिए खबरीबंधु.com से आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ है, ये जो वर्ड फाइल है मतलब, ये आपको वहाँ मिल जाएगी। मैं आपको लिंक कमेंट सेक्शन में पिन करके भी दे दूँगी, साथ में इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो आप फिर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में उस ब्लॉग को भी पढ़िएगा आप। जिस लिंक को मैं आपको दूँगी, उस लिंक में एक प्रॉपर ब्लॉग भी लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप एक बार उस ब्लॉग को भी देखिएगा। इससे पहले भी हमने 2 ब्लॉग और डाल रखे हैं, उन ब्लॉग्स को भी आप देखिए। उसमें आपका पहला तो है यूकेपीएससी की बुक लिस्ट को लेकर के, और दूसरा ब्लॉग लिखा है हमने मीन्स आंसर राइटिंग को लेके, जो हमने 12 की पॉइंट्स बताए थे, से रिलेटेड वो वीडियो है। तो जो ब्लॉग है उसी के ऊपर लिखा गया है, तो आप उनको पढ़कर भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी आज की आंसर राइटिंग को लेकर के वीडियो। होप आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे ही हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आज हमने सीखा कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, अपने आंसर क्या क्या चीज़ें यूज़ हमें करनी होती हैं, अपने आंसर को अच्छा इनरिच्ड कैसे बनाया जाता है, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स कैसे डालनी है, डेटा कैसे डालना है, कैसे डालने हैं। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में भी हम देखते रहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे कैसे अपने आंसर को एनरिच करना है, एग्जामिनर फ्रेंडली बनाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हमें गेन करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।